नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द लाइट ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा का जो प्रकाश है उसके बारे में। तो शुरुआत में ऑथर चर्चा कर रहे हैं कि जो आपकी आत्मा का प्रकाश है उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उसके ऊपर जो है आप विश्वास रखो। हम जो हैं एक ऐसे एरा की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो अवेयरनेस है, ओके, वो जो चलाई जाएगी, किनके द्वारा चलाई जाएगी? जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होंगे, जो सच्चे परमात्मा के भक्त होंगे, जिनके अंदर जो है परमात्मा की भक्ति चलती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग मैनिपुलेटिव माइंड्स है ना, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द लाइट ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की रोशनी से उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरीके का जो है एरा आने वाला है हमारे सामने, तो उसके बारे में ऑथर चर्चा कर रहे हैं। अगर बात करें अपने बारे में तो हमारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर हमारे पास हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में सच्चाई है तो फिर हम जिससे भी साथ अगर हम मिलते हैं, अगर सपोज करो हमारा जो मित्र है उसके पास भी जो है अच्छी इंटेंशन है, सच्चाई से भरी इंटेंशन है, सही इंटेंशन से काम कर रहा है, सही एस्पिरेशन है, सही आशाएं हैं, तो फिर हम जो है सच्चाई के और नज़दीक जाना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब जैसे आप हो, अगर आप सच्चाई को मानना पसंद करते हो, सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके मित्र भी ऐसे मिल जाएंगे, आपकी संगत भी ऐसी हो जाएगी, तो फिर सच के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे आप। तो ऐसे मित्रों को ढूंढना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर ढूंढते हैं तो मिल भी जाते हैं। और अगर आपका जो विश्वास है, आपकी जो श्रद्धा है सच्चाई के प्रति, वो अनशेकेबल है, मतलब वो खत्म नहीं हो रही है, वो चाहे जिस तरह की भी सिचुएशन है, आपकी जो है फेथ जो है बढ़ता जा रहा है, तो तब क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी कि जो भी ये बदलता समय है उसके हिसाब से आप एक्ट कर सको। तो हम ऐसी एक ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं जो अज्ञानता के अंधेरे को खत्म कर सकती है, और जिस तरह के भी इम्परफेक्शंस हैं, जिस तरह की भी जो लूप होल्स रह चुके हैं ह्यूमैनिटी में, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर दूसरी बात कर रहे हैं कि हम जो है नए साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे जो हॉरिजॉन है, हमारे जो घेरे हैं, उसको हम बढ़ाएं, एक्सपेंड करें। तो अपने आप को यहाँ पर ओपन करो टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। जिस तरह की भी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आती है उसके सामने ओपन करो, आगे जाओ, आगे बढ़ो और उनको ग्रैब करो। और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम जो है उस रोशनी के जो ना अंतर्गत हम काम कर सकें। तो गाइडेंस जो है हमेशा हमारे हाथ में रहती है, जो सेध है, मतलब जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है वो हमारे हाथ में है। तो हमें जैसे हमें गाइडेंस मिलती है, हमें उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। और तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विनम्र भाव में अपनी जिंदगी जियो। ह्यूमिलिटी मतलब कि विनम्र रहो। तो जो सुप्रीम है, जो परमात्मा है, वो पूरी दुनिया में जितनी उनकी क्रिएशन है सब जगह वो बसते हैं। तो अगर आपके अंदर सच्ची विनम्रता है तो आपके अंदर किसी भी तरह की ईगो जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, किसी भी तरह का अहंकार जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमिलिटी से भी आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि दुनिया में और जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया है सीखने के लिए और अचीव करने के लिए। अगर विनम्र भाव नहीं होगा तो दिमाग अच्छे से सोच नहीं पाएगा, ईगो आपको अच्छा सोचने नहीं देगी। तो ह्यूमिलिटी जो है एक ट्रांक्विलिटी आपके अंदर लेकर आती है, जो कि आपके ध्यान जो है व्यवस्था उसको और स्ट्रांग करती है और आगे लेकर जाती है। सो ट्रांक्विलिटी का मतलब है शांति आना। जितने विनम्र होगे उतने मन में शांति रहेगी। विचार, अगर आप कोई विचार करना चाहते हो तो अच्छे से कर पाओगे। और 4 नंबर पर बात कर रहे हैं कि जो ध्यान की पावर है उसको रियलाइज करो। ध्यान जो है अकेले अपने दम पर जो है सच्चा ज्ञान जो है उसको यहाँ पर बना सकता है, और डायरेक्टिव्स यहाँ पर बना सकता है कि कैसे ट्रांसफॉर्म करें किसी की लाइफ को, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए पूरी दुनिया में। तो एवोल्यूशन जो है वो हो सकता है अगर हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान जो है मेडिटेशन से बहुत ज्यादा है, बहुत आगे ज्यादा है, सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान जो है एक एसेंशियल पार्ट है हमारी जिंदगी का। जैसे हम सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ध्यान है। अगर सांस आती है तो हमारी जिंदगी चलती है, ध्यान आता है तो हमारी जो स्पिरिचुअल जिंदगी है वो अच्छे से चलती है।
और जो हमारा मन है उसको साफ करने में हमें मदद करता है। और इसी रास्ते से जो हमारा माइंड है हम उसको अवेलेबल कर सकते हैं टू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो परमात्मा उसके सामने, उनके मैसेजेस हम ले सकते हैं और अपने अंदर जो है करेज जो है उसको, करेज की भावना को जो है और बढ़ा सकते हैं। और हमारी जिंदगी जो है और जो है जैसे एक फूल जैसे खिलता है उसी की तरह हमारी जिंदगी जो है खिली हुई बनेगी आने वाले समय में, अगर हम सही मार्ग के ऊपर सही तरीके से ध्यान लगाकर चल रहे हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल जो बेसिकली यहाँ पर बात समझाई गई है ध्यान के बारे में और कैसे हमारी जिंदगी के अलग अलग घेरे होते हैं, न्यू ईयर कैसे आप स्टार्ट करें उसके बारे में, तो अपनी जिंदगी में ईगो और प्राइड इसको कैसे खत्म करना है उसके बारे में। तो जितनी भी बातें हमने यहाँ पर चर्चा की हैं उन सबका जो मूल निचोड़ निकाला गया है वो है ध्यान। ध्यान के ऊपर आपने फोकस करना है, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना है। इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कोविड वैक्सीन है इसकी क्या सिचुएशन है इंडिया में। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, तो जो क्रेडिबिलिटी है इंडिया की रेगुलेटरी सिस्टम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं ऑथर कि ये एक वेलकम स्टेप है कि इंडिया अभी जो कोविड वैक्सीन है उसको रोल आउट करने जा रहा है। तो ये सेटिस्फेक्शन का मैटर है कि दो जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है भारत में, ठीक है, वही जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पूरे इंडिया में और प्रोड्यूस करेंगी। और साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में ऑथर बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन अनाउंसमेंट के बाद में रेज हुए हैं, जब भारत सरकार ने अनाउंस किया कि वैक्सीन बांटी जाएंगी, तो कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी है और गवर्नमेंट को उन कंसर्न को एड्रेस करना होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेलेंस ऑफ इंडियाज वैक्सीन मेकर्स एंड फार्मा इंडस्ट्री इन जनरल। तो किन के संबंध में यहाँ पर चर्चा करनी हो, किसके संबंध में यहाँ पर एड्रेस करने होंगे इश्यूज, वो है हमारा जो भारत की इकोनॉमिक सेलेंस है, जो इंडिया के वैक्सीन मेकर्स हैं जो बना रहे हैं वैक्सीन, उनके बारे में भी सोचना होगा और जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके बारे में भी सोचना होगा और जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करना होगा। आगे बात कर रहे हैं कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, बनाया है, तो ये वही वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है आगे इसको मैन्युफैक्चर करेगा बड़े पैमाने पर और डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन द नेम ऑफ कोविशील्ड। तो ये जो वैक्सीन है ब्रिटेन में इसको अप्रूवल मिल चुकी है। तो अगर बात करें भारत की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का काफी बेहतर काम रहा है पिछले समय पर भी और अभी भी। ये कोविड की वैक्सीन जो है उसको निर्माण करने जा रहा है, तो आने वाले समय में भी इसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसी वैक्सीन को अगर हम बात करें कोविशील्ड की या एस्ट्राजेनेका, तो ब्रिटेन में इसको अप्रूवल मिल चुका है। और अगर बात करें ब्रिटेन का जो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर रेगुलेटरी सिस्टम है काफी बढ़िया है। तो इंडिया स्पेसिफिक जो ट्रायल्स है कोविशील्ड के अभी जो है कंप्लीट होने बाकी हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि भारत में जो वैक्सीन ट्रायल चल रहे हैं वहां पर अलग अलग डिफरेंट डोसेज रेजीम्स बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग तरह की डोज जो है वो दी जा रही है और उसी डोज देने के बाद अलग अलग जो है एफिशिएंसी लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। और अभी भारत कौन सा रेजीम फॉलो करके चलेगा इसके बारे में भी अभी क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में भी पता नहीं है। और बात करिए जो इंडिजिनियसली हमने यहाँ पर वैक्सीन तैयार की जिसका नाम है कोवैक्सीन, तो इसको डेवलप किया है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड भारत बायोटेक। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो है इसका फेज 3 की जो ट्रायल्स हैं वो अभी चल रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि जो अप्रूवल दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए क्लिनिकल ट्रायल मोड के हिसाब से यहाँ पर अप्रूवल मिलेगी वैक्सीन की, कोवैक्सीन की, और जो अगर इमरजेंसी यूज करना है इनका। तो इसके बारे में ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस उसका एक नया स्ट्रेन जो है वो निकलकर सामने आया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी ज्यादा आम पब्लिक को अभी ट्रायल के हिसाब से भी यहाँ पर जो है अभी अवेलेबिलिटी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर यह बात की गई है। तो क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब होता है कि पहले रिसर्च करनी वैक्सीन के बारे में, अलग अलग लोगों के ऊपर उसका टीकाकरण करके कि उसके क्या इंटरवेंशन निकल कर आती है, क्या रिजल्ट निकल कर आता है, फिर आगे जो है उसको बड़े पैमाने पर एप्लीकेबल करना। तो अभी के लिए अप्रूवल मिली है सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल मोड के लिए और फॉर इमरजेंसी यूज के लिए। तो ऑथर यही बात कर रहे हैं कि इन सभी बातों को आप स्पष्ट तौर पर बताओ जनता को, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन आप मत रखो कि
अभी जो है वैक्सीन और उसको रोल आउट कर दिया गया है या नहीं किया कर दिया गया है, तो उसके बारे में किसी तरह की कंफ्यूजन जो है वो आप दूर कीजिए। जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो भी आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, उसको बिल्कुल क्लियर रखो। और आगे बात कर रहे हैं कि वैक्सीन्स और ड्रग्स, इनको अप्रूवल देने की जो जल्दबाजी है, वो जो हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो साख है, जो रेपुटेशन, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाएगी। तो अगर बात करें यहाँ पर इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ही टेंजिबल एसेट नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड का एसेट है। क्योंकि जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो एक मेन पिलर के तौर पर काम करती है, पूरे वर्ल्ड को जो है वैक्सीन एक्सपोर्ट करती है बहुत बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर 9 बिलियन वैक्सीन डोजेस की बात कर रहे हैं कि 9 बिलियन वैक्सीन डोजेस रिक्वायर्ड हैं अगर हमने 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को यहाँ पर वैक्सीनेट करना है। तो अगर बात करें वैक्सीन की डिमांड के बारे में, तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर भरोसा कम हो जाता है, अगर वैक्सीन में भरोसा कम हो जाता है, जल्दबाजी में वैक्सीन बनाई गई, अच्छे से नहीं बनी, तो जो वैक्सीन मेकर है वो हर्ट हो सकते हैं। तो उनका जो रेपुटेशन है, जो साख बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, खासतौर पे जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो खत्म हो सकती है। उसको जो है बड़ा झटका लग सकता है। अगर उनको झटका लग गया तो भारत की इकोनॉमी जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, वो खत्म हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। आगे बात कर रहे हैं भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक भी जो है एक रेप्यूटेड वैक्सीन सप्लायर है। और अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीन डोजेस बनाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रेपुटेशन है, जो साख है, वो बची रहे, वो सही तरीके से आगे जो है और भी इनकी साख जो है अच्छी तरीके से बढ़ती रहे। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पर सुजेस्ट किया है, कहा है कि वैक्सीन जो है सबके लिए फ्री नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये फ्री होनी चाहिए, चाहे इनको अंडर आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करो अपनी जनता को, तो इसकी जो कॉस्ट है उसको आप शेयर करो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, लेकिन इसको फ्री ही रखो। तो जैसे पोलियो का टीकाकरण होता रहा है, तो उसमें भी सब कुछ फ्री था, जो डोजेस मिलती थी बच्चों को, तो वो इसलिए वो प्रणाली अपनाई गई थी कि जो पोलियो जैसी बीमारी है आने वाले बच्चों के अंदर ना डेवलप हो। तो काफी हद तक हमने पोलियो को एलिमिनेट भी किया है। तो अभी ये जो वायरस आया है, तो इसका भी ऐसा ही खतरा है, बच्चों को ज्यादा खतरा है, तो जो बुजुर्ग है उनको भी ज्यादा खतरा है, और जो यंग हैं तो उनके हिसाब से ये खतरा है कि उनकी वजह से बीमारी फैल रही है। तो ओवरऑल सबको खतरा है। तो ये सब चीजें तभी दूर हो सकती हैं अगर फ्री में वैक्सीन दोगे, अगर प्राइसेस रख दोगे। बहुत लोग ऐसे हैं नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो अगर कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाया तो फिर उसकी वजह से फिर बीमारी फैलनी शुरू हो जाएगी, पर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन इकोनॉमी अगर इम्पैक्ट होगी तो जीडीपी का हाल जो है और बुरा होता जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यही था पूरा आर्टिकल जो चर्चा की गई है। वो चर्चा की गई है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में, उसकी रेपुटेशन कैसे बढ़ानी है, और कैसे जो है आपने जो वैक्सीन है उसका निर्माण करना है, और किस हिसाब से आपने अपने कदम जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं गेट फार्मर्स टू किक राइस व्हीट एडिक्शन। सो चावल और गेहूं, इसकी खेती की जो एडिक्शन है फार्मर्स को, इनसे बाहर निकलना होगा अगर खेती बाड़ी में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ फॉर प्रॉफिट आप करना चाहते हो। तो भारत जो है पिछले काफी लंबे समय से जो है प्रो सीरियल आइडियोलॉजी जो है उसको अपनाकर चल रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो ये इसको क्यों अपनाकर चला, क्योंकि भारत का जो बैकग्राउंड रहा है आजादी के बाद, तो आजादी से पहले भी भूखमरी की सिचुएशन बहुत ज्यादा पैदा होती थी भारत में, और उस समय अनाज की भी बहुत कमी होती थी भारत में। और जितनी आबादी होती थी उस हिसाब से जो ग्रोथ होती थी एग्रीकल्चर की नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से जो खाना है वो सब तक नहीं पहुंच पाता था, और भूखमरी के कारण बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी भारत में। तो कई बार तो ऐसा होता था हम यूएसए से व्हीट और राइस इंपोर्ट करते थे, और जब हमारी वॉर लगती थी पाकिस्तान के साथ, तब यूएसए हमें धमकियां भी देता था कि आप अपनी वॉर खत्म करो पाकिस्तान के साथ, नहीं तो मैं आपका दाना पानी खत्म कर दूंगा, वो उसकी सप्लाई जो है वो भेजनी बंद कर दूंगा। तो ये आजादी की बात की सिचुएशंस हैं, 1965-66 की सिचुएशंस हैं। तो उस समय बहुत जरूरत थी कि किसी ना किसी तरीके से जो है
पैदावार जो है उसको बढ़ाया जाए। तो उस समय लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे, उन्होंने एक केमिकल इंट्रोड्यूस किया जो कि उनके दोस्त पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके थे मैक्सिको में। तो उसका थोड़ा लाभ बढ़िया निकला, प्रोडक्शन ज़्यादा निकली, तो उसको यहाँ पर लाया गया। उसको जो फर्टाइल लैंड्स थी भारत की, तो उस समय पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो अभी भी ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स मानी जाती हैं भारत में। तो यहाँ पर उनका छिड़काव किया गया और प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई। तो उस समय गेहूं और चावल यही दो फसलें थी जिनकी ज़रूरत थी भारत को। लेकिन अभी बहुत समय निकल चुका है, अभी सिचुएशन और हो चुकी है। तो क्या सिचुएशन हो चुकी है, तो उसी के बारे में अच्छे से चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसको अगर हम सही तरीके से आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो प्रोडक्शन चेन अगर फार्मर्स को हम सही देना चाहते हैं, तो स्ट्रेटजीज में कुछ चेंज करना होगा। जो फसलों का चुनाव, उसमें बदलाव करना होगा। तो अभी के लिए क्या चल रहा है कि जो भी खेती बाड़ी होती है, राइस होता है, वीट होता है, उनको भारत सरकार खरीदती तो है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी फसल खरीद ली जाती है। बहुत बड़ी फसल ऐसी होती है जो अनसोल्ड रहती है, और अनसोल्ड अगर भारत सरकार खरीद भी लेती है, उसके बाद भी ऐसे पड़ी रहती है, वहां पर खराब हो जाती है, उसका भी कोई फायदा नहीं आगे निकल कर आता। तो भारत सरकार अगर ये फसलें खरीदती भी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है। अगर इनको बाहर हम एक्सपोर्ट करें, तो इतना मार्केट के हिसाब से हम कंपटीशन नहीं दे पाते वर्ल्ड वाइड, क्योंकि पहले से ही बहुत महंगी हम खरीद कर चुके होते हैं अगर बात करें राइस और वीट की। तो अभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए देखो, अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है भारत सरकार और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में। जो नए फार्म लॉस आए हैं कि आप उनको वापस लो, भारत सरकार हालांकि बहुत सारी प्रावधान उसमें चेंजेस भी कर रही है, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आवाज़ यही उठ रही है कि इनको पूरी तरह से रद्द करो। तो इससे क्या है कि जो आप एनरिचिंग इंसेंटिव्स दे रहे हो, भारत सरकार जो देती है, जो जैसे एमएसपी पे खरीदती भी है, तो आने वाले समय में वो बदल सकता है अलार्मिंग डिसइंसेंटिव में भी। सो डिसइंसेंटिव बहुत बड़े तरीके से यहाँ पर मिलने को, जैसे मैंने यहाँ पर चर्चा की कि बाहर एक्सपोर्ट भी करना है माल, तो नहीं हो पाता। तो जो कॉम्पिटिटर है वर्ल्ड वाइड, जैसे चाइना है, उसकी फसल ज़्यादा खरीदते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती होती है भारत के हिसाब से। तो यहाँ पर चाहिए कि जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको एक क्लियर जो है एम्प्लॉय एक देना होगा, एक स्ट्रेटेजी, एक व्यू दिखाना होगा फार्मर्स को कि अगर आपने ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप जो है वेजिटेबल्स की ओर जाओ, दूध उत्पादन की ओर जाओ, फ्रूट उत्पादन की ओर जाओ, ऑयल सीड्स, पल्सेस, तो इनकी ओर जाओ अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब मुमकिन हो पाएगा अगर हम अच्छे से, सही तरीके से हम फार्मर्स को बताते हैं कि आप सही काम कर रहे हो। तो अगर उनको हम कन्विंस कर लेते हैं, तो वो भी काम करना शुरू कर देंगे। और आगे अगर बात करें वीट और राइस के प्राइसेस की, तो उनके मुकाबले जो वेजिटेबल के प्राइसेस है वो ज़्यादा वॉलाटाइल है, मतलब कि अस्थिर रहते हैं। तो कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, मतलब मोस्टली डिमांड ज़्यादा रहती है। अगर इसमें भी अगर सही तरीके से अगर इनको इसकी सप्लाई करे फार्मर, तो इसमें प्रॉफिट ही कमाएगा। आगे बात कर रहे हैं कि जो इनकी सप्लाई रहती है वेजिटेबल्स की, वो भी अनस्टेबल है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी बहुत कम आ जाती है। तो इससे भी जो है प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सब्जियों की अगर बात करेंगे उनकी ज़रूरत तो है ही है। तो कमी जब होगी, तब आप देखना मार्केट में जब चीज़ नई नई आती है, तब कमी होती है किसी भी वेजिटेबल्स की, तो उनके भाव बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब उसका पूरा का पूरा सीजन निकलने वाला होता है, तो फिर भाव जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम इसके साथ अटेस्ट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्राइस राइज आता है या फिर सप्लाई में शॉर्टेज आती है, तो फार्मर्स उन सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो सप्लाई डिमांड का जो गैप है, उनको फिल कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो ये अगर ऐसा फार्मर्स करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट आता है, तो उससे किसानों को ही फ़ायदा होगा। तो इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि किसान जो है खुद अपने हिसाब से भी इनका स्टॉक रख के उस हिसाब से इनका जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मंडियों की बात करें, वहाँ पर अगर जहाँ पर डायरेक्टली जो है सब्जी बिक रही है, वहाँ पर भी जाकर डायरेक्टली जो है सेल कर सकते हैं। तो अगर ओवर सप्लाई होती है, तो फिर प्राइसेस जो है वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसानों के ऊपर है। अब ये काम सभी कौन कर रहे हैं? जो यहाँ पर स्टॉकिस्ट हैं, जो किसानों से वेजिटेबल्स खरीद लेते हैं और बाद में अपने पास स्टॉक रखते हैं। और स्टॉक जो है उनके पास बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर रहते हैं, कूलिंग सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से वो सब्जी खराब नहीं होती काफ़ी लंबे समय तक।
लेकिन किसानों के पास, आम जो किसान है उनके पास ये जो फैसिलिटी है ना, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो वो आम किसान यही चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सब्जी उगाऊं, जहाँ फसल उगाऊं, उसको बस जल्दी से जल्दी मैं बेच आऊं। क्योंकि जब तक वो बेचता नहीं तब तक उसके मन पे टेंशन रहती है कि ये खराब ना हो जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए, या बारिश ना आ जाए, या फिर बाढ़ ना आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन से किसान जो है ज्यादा प्रभावित रहता है। तो बड़े किसान जो है वो ऐसा कर सकते हैं, एक स्टोरेज हाउस बना सकते हैं और छोटे किसानों को उसका लाभ दे सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जो फार्मर्स हैं, उनको अभी इस साइन कर्व से बाहर निकल कर आना होगा। जो इनको एडिक्शन है वीट और राइस की, उससे बाहर आना होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो भी क्लियरली इंसेंटिव दे वेजिटेबल्स के ऊपर, ऑयल सीड्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, ताकि जो कि इनकी फार्मिंग है उसमें बढ़ावा हो और फार्मर्स को जो है अच्छे तरीके से जो है मोनिटाइज हम कर सके, अच्छा पैसा वो कमा सके। तो ये सिर्फ अनफ नहीं होगा ये कि आपने जो है एक मैसेजेस आपने सेंड कर दिए और जो है आप बात कर रहे हो सब्सिडीज की। ओके, तो अगर इनकी बात करें तो सब्सिडीज भी भारत सरकार बहुत ज़्यादा देती है। जो ये फसलें हैं, चाहे ये गेहूं है चाहे चावल है, तो बहुत बड़े पैमाने पर सब्सिडी जाती है। अकेला अगर बात करें तो बिजली मिलती है तो उसमें भी बड़े तरीके की सब्सिडी होती है। कुछ स्टेट्स बिजली भी माफ ही कर देते हैं, पूरी बिजली के बिल ही माफ कर देते हैं। तो इससे इससे भी स्टेट को बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। और इसके अलावा भारत सरकार भी बहुत तरह की सब्सिडीज देती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी भारत सरकार की ओर से आती है, जिसमें भी भारत सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। उसके बाद एमएसपी पे सरकार खरीदती है, उसके ऊपर भी भारत सरकार का बहुत बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। और इतना खर्चा होता है कि अगर उसको एक्सपोर्ट भी करें ना, अनएक्सपोर्टेड रह जाता है, अनकंज्यूम रह जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक होता है, सारा स्टॉक कंज्यूम नहीं होता। हालांकि उसको रखा इसलिए जाता है कि अगर कंडीशन कोई आने वाले समय में ऐसी बन गई कि भारत में खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाई और शॉर्टेज हो गई, तो उसको हम जो है उसकी पूर्ति कर सके, तो इसलिए हमने यहाँ पर गडाउन रखे होते। लेकिन गडाउन की भी जो है ना, जो समर्था होती है उससे बाहर ही चला जाता है अनाज, तो ज़्यादा अनाज जो है वो खराब ही हो जाता है, तो अनकंज्यूम रहता है, अनएक्सपोर्टेड रहता है, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता। इसके अलावा जो मिडिल मैन होता है, जिसको हम आड़तीय बोलते हैं, तो वो भी जो है कोई कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो और तरीके से जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है फार्मर्स की। तो यूनियन बजट जो है वो यहाँ पर एक मोमेंट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि एक राइट पॉलिसी जो है प्लफिंग की, उसके द्वारा कि जो नॉन सीरियल क्रॉप्स है वो आपकी जो है कैश क्रॉप्स हो सकती हैं। तो अभी जो टास्क चल रही है तो वो यहाँ पर बात यही करी जा रही है कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड फॉर फार्मर्स एंड गवर्नमेंट, मतलब कि ये कॉमन ग्राउंड मिले जिसके ऊपर वो बात कर सके, मसले का हल निकाले जो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जिस तरह के भी सोल्यूशन फार्मर्स को चाहिए उसके बारे में चर्चा कर सके। तो आफ्टर ऑल जो गवर्नमेंट है यहाँ पर उसका काम यही होता है कि फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखे, उसको और समृद्ध कैसे बनाया जाए, तो यही गवर्नमेंट का काम होता है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट का जो व्यवहार है कि पूरा रिजिड है, गवर्नमेंट रिजिडिटी है कि अभी वो जो नए फार्म लॉस है उनको रिपील नहीं करना चाहते, तो ये सब चीज़ें मदद नहीं करेंगी। तो ये था ऑथर का कहना। यहाँ पर पूरा आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है, बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।